हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो का टॉपिक है उच्चारण स्थान के आधार पे स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण। इससे पहले भी मैंने ग्रामर की एक और वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने स्वर और व्यंजन को विस्तार से समझाया है और उनसे बनने वाले प्रश्नों पे भी चर्चा की है। आई होप आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। पहले उस वीडियो को देखें फिर इसे देखें तो ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण या अक्षर हैं, जिनमें से स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 33 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुल स्वरों की संख्या 11 है। अब इन्हें उच्चारण स्थान के आधार पे किस तरह वर्गीकृत किया गया है, इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिख दिया है पहली लाइन में आ, दूसरी लाइन ई, फिर उ, फिर अगली लाइन में री और उसके बाद ए ओ औ। ये कुल मिला के 11 स्वर हैं। तो इनमें देखें तो अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ है। मैंने आपको कल बताया था कि हमारे जो गले का पूरा सिस्टम है, यहाँ पे 5 ऐसी जगह है जहाँ से प्राण वायु, जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो प्राण वायु निकलती है जो गले के किसी न किसी हिस्से में दबाव बनाती है और इसी दबाव के कारण हम किसी वर्ड का उच्चारण कर पाते हैं। ये 5 जगह कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो कंठ है, यानी हमारे गले का सबसे निचला हिस्सा कंठ। उससे थोड़ा ऊपर आते हैं तो तालु, जिसे वहाँ की ध्वनियों को हम तालव्य कहते हैं। उससे ऊपर आते हैं तो क्या आता है? मूर्धा, वहाँ की ध्वनियों को हम मूर्धन्य कहते हैं। उससे आगे आते हैं तो दंत, यानी दांत, जो उससे निकलने वाली ध्वनियों को हम दंत कहते हैं। और उससे बाहर आने पे मिलता है ओष्ठ। तो ये 5 जगह हैं: कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। गले के इन 5 हिस्सों से जब प्राण वायु टकराती है तभी हम किसी ध्वनि का उच्चारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अ और आ। इनका उच्चारण आप करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अ और आ, इनका उच्चारण हम गले के सबसे निचले भाग से करते हैं, यानी कंठ से कहते हैं। इसीलिए ये ध्वनियाँ कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। इसके बाद ई और ई, आप उच्चारण करें साथ में, ई और ई। इसका उच्चारण हम कंठ से थोड़ा ऊपर आके तालु से करते हैं, इसीलिए ये ध्वनियाँ तालव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। इसके बाद नंबर आता है ऊ और ऊ का। आप ये भी उच्चारण करें। उच्चारण करने से आपको पता चलेगा, जैसे हमने आपको पढ़ाया गले का सिस्टम कंठ, तालु, मूर्धा, तो आप ऐसा ना करें कि अ आ को आपने कंठ में रखा, ई को तालु में रखा, तो आप ऊ और ऊ को मूर्धा में कर दें। ये गलत हो जाएगा। आप ध्यान रखें, आप उच्चारण करके देखें, याद करने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें। ऊ और ऊ का उच्चारण करते समय आप अपने ओठ का प्रयोग कर रहे हैं, ओष्ठ का, इसीलिए ये ध्वनियाँ ओष्ठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। इसके बाद नंबर आता है री का। ये संस्कृत का स्वर है। जैसा कि आपको पता होगा, हिंदी में जो तत्सम शब्द डायरेक्ट संस्कृत से आ जाते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। तो इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। री को बोलने में आपकी जीभ मूर्धा को टच करती है, इसीलिए ये ध्वनि मूर्धन्य कहलाती है। ये यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। ये 4 आपके मूल स्वर हैं, अ, ई, उ, री। मैंने आपको कल बताया था कि स्वर 2 तरह के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। जिसमें ह्रस्व 1 मात्रा का है, इसे ही मूल स्वर भी कहते हैं। 1 मात्रा का समय लगता है। इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ, री। इसके बाद दूसरा है दीर्घ स्वर। इनकी संख्या 7 है। कौन कौन से? आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। ये 4 दीर्घ स्वर हैं। इसमें 2 मात्रा का समय लगता है, यानी इनके उच्चारण करने में 2 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है। तो सबसे पहले आप ये जानें कि ए और ऐ ये मूल स्वर नहीं है। इनको अ और ई से मिला करके बनाया जाता है। तो जैसा मैंने आपको ऊपर पढ़ाया कि अ का उच्चारण स्थान कंठ है
और ई का उच्चारण स्थान तालव्य है, तो दोनों को मिला करके ये बना है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य दोनों होता है। यानी ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि इनमें से कंठ तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं या ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, कंठ और तालव्य। इसी की तरह आगे है ओ और औ। ये ध्वनियाँ भी मूल नहीं होती हैं, ये मूल स्वर नहीं है, इनको भी अ और उ को मिला करके बनाया जाता है। आप उच्चारण करके देखें, ओ में आप अ और उ को एक साथ बोलते हैं, इन दोनों को मिला करके ओ बनाया गया है। तो आपको मैंने बताया है कि अ का उच्चारण स्थान कंठ है और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ध्यान रखेंगे इस बात का, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो अगर अ कंठ है, उ ओष्ठ है, तो इससे मिलकर के जो स्वर बनेगा उसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होगा। कंठ धन ओष्ठ यानी कंठोष्ठ है। इसका विशेष तौर पे आप ध्यान रखेंगे। अ आ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालव्य, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, मूर्धन्य नहीं ओष्ठ। री का उच्चारण स्थान मूर्धन्य और ए आई जो अ और ई से मिलके बने हैं, जिनके उच्चारण स्थान कंठ और तालव्य है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान भी कंठ तालव्य होगा। री का उच्चारण स्थान मूर्धन्य, अ ई मिला के ए बना है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ है और दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य। अ और उ से मिलकर के ओ बनता है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। इसको मैंने आपको 2 बार पढ़ा दिया, आप इसे विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। सबसे पहले व्यंजनों की संख्या 33, मैंने आपको कल वीडियो में पढ़ाया था। इन 33 व्यंजनों को किस प्रकार बांटा गया है। सबसे पहले 25 स्पर्श व्यंजन हैं, जो क से लेके म तक के वर्गीय व्यंजन होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी कि हर एक वर्ग में 5 वर्ण हैं और इस 5 लाइनों में टोटल 25 वर्ण हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है और इन्हें ही स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी जो प्राण वायु है, ये वर्णों का उच्चारण करते समय इन्हीं 5 जगहों पे कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ, इनमें से पांचों को स्पर्श करती हुई और उस पर प्रेशर बनाती हुई, दबाव बनाती हुई ये ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसके अलावा 4 है अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व, और 4 ऊष्म व्यंजन है, श, श, स और ह। ये टोटल 33 व्यंजन हो गए। अब हमें सघोष, अघोष और अल्प प्राण, महाप्राण के बारे में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। उच्चारण प्रयत्न यानी बाह्य प्रयत्न के आधार पे वर्णों का जो वर्गीकरण किया गया है, इसे देख लेते हैं। सबसे पहला है कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद हैं। कंपन के आधार पे जो बाह्य प्रयत्न के आधार पे वर्णों का जो वर्गीकरण किया गया है, इनमें 2 कैटेगरीज हैं। पहला कंपन के आधार पे हिंदी वर्णमाला के 2 भेद हैं। पहला अघोष, दूसरा सघोष। सघोष को ही घोष भी कहते हैं, कहीं कहीं सघोष लिख के आता है और कहीं कहीं घोष लिखा होता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पहला अघोष है और दूसरा सघोष है, सघोष को ही घोष कहते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में कंपन न हो, वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कोई कंपन न हो, वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। और कौन कौन से वर्ण अघोष वर्ण हैं? तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय व्यंजन, यानी कि आपने जो ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग पढ़ा है, इसमें कुल 5 वर्ण हैं। क, ख, ग, घ, अंगा। मैंने ऊपर नंबरिंग की है, आपको समझने में आसानी होगी। इनमें से जो प्रथम और द्वितीय व्यंजन है, यानी कि हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, यानी क, च, ट, त, प और ख, छ, ठ, थ, फ, ये जो 10
टोटल व्यंजन है। और इसके अतिरिक्त श, श, स, ये तीनों स, 10 ये और 3 इनकी संख्या, कुल संख्या इनकी 13 होती है। यानी हिंदी वर्णमाला में अघोष वर्णों की संख्या 13 है। ये समझना आसान हो गया। इसके आगे देखते हैं सघोष या घोष वर्ण कौन से हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में कंपन हो वे सघोष वर्ण कहलाते हैं। यानी कि अगर स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता है तो अघोष है, और स्वर तंत्री में कंपन होता है तो वे सघोष हैं। अब इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम व्यंजन, यानी कि तीसरा, चौथा और 5वें नंबर पे जो व्यंजन है ये सभी सघोष होते हैं। यानी ग, घ, अंगा, ज, झ, इया, ट, ड, ढ, अणा, द, ध, न, ब, भ, म, ये 15 वर्ण ये सभी क्या हैं, सघोष हैं। इसके अतिरिक्त सभी स्वर जो आपने ऊपर 11 स्वर पढ़े हैं वे सभी स्वर सघोष होते हैं। और य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन भी इसी के अंतर्गत आते हैं, ये भी सघोष होते हैं। और इसके अतिरिक्त ह भी आपका सघोष है। तो चलिए गिन लेते हैं कुल कितने हो गए। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, इनकी संख्या कुल 15 हो गई। सभी स्वर 11 हो गए, 15 और 11 26, और उसके बाद य, र, ल, व ये 4 वर्ण 30, और अंत में ह 31। यानी कि सघोष वर्णों की संख्या 31 होती है और वहीं पे अघोष वर्णों की संख्या 13 होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। उच्चारण के अनुसार व्यंजनों के 2 भेद होते हैं। पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या है, जिसके उच्चारण में प्राण वायु का प्रयोग कम हो। यानी जो हवा का प्रेशर हम लगाते हैं गले से, कोई वर्ण उच्चारण करते समय जो हवा का प्रेशर लगाते हैं, अगर उसका प्रेशर कम लग रहा है तो वो अल्प प्राण है। और जिसके उच्चारण में प्राण वायु अधिक लगे वो महाप्राण है। ये समझना आसान है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन अल्प प्राण है। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, यानी पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो है वो अल्प प्राण होता है। तो कौन कौन से वर्ण हैं जो प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण हैं। तो क वर्ग में देखते हैं, यानी क, ग और अंगा, ये जो ऑड नंबर पे हैं, विषम संख्याएं 1, 3 और 5, ये सभी क्या हैं, अल्प प्राण हैं। क, ग, अंगा। अब अगर कोई पूछ ले कि च वर्ग में अल्प प्राण कौन है, तो आप बता देंगे च, ज और इया। इस तरह अगर बीच में से कोई पूछ ले त वर्ग में अल्प प्राण कौन है, तो आप इसका आंसर देंगे त, द और न। इसके अतिरिक्त य, र, ल, व यानी अंतस्थ व्यंजन जो हैं वे भी अल्प प्राण होते हैं, क्योंकि आप इनका उच्चारण करके देखेंगे तो य, र, ल, व आप प्राण वायु का प्रयोग कम करते हैं। ये प्रेशर आपके गले पे कम देता है, इसीलिए ये भी क्या है, अल्प प्राण है। और इसके अतिरिक्त सभी स्वर क्या हैं, आपने ऊपर पढ़ा था सभी स्वर सघोष में आते हैं, लेकिन अब आप देखेंगे कि सभी स्वर अल्प प्राण में आते हैं। इसके अलावा जो एक द्विगुण व्यंजन में ड़ आता है, जो सड़क में ड़ प्रयोग किया जाता है, वो ड़ भी क्या होता है, अल्प प्राण होता है। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, थोड़ी मेहनत समझने में करनी होगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें, 1 से 2 बार देखें, ज़्यादा समझ में आपको आएगा। महाप्राण देख लेते हैं। तो जिसके उच्चारण में प्राण वायु अधिक लगे, ये मैंने पहले भी बता दिया है। अब इसको देख लेते हैं कौन कौन से वर्ण हैं जो महाप्राण होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का द्वितीय, चतुर्थ व्यंजन, यानी प्रत्येक वर्ग का, ये जो 5 वर्ग मैंने ऊपर बना दिए हैं इसीलिए आपको समझने में आसानी हो, और नंबरिंग भी कर दिया है। तो प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन ये क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। अब कौन कौन से द्वितीय और चतुर्थ वर्ण हैं, जैसे क वर्ग में ख और घ, च वर्ग में झ और इया, झ और
छ और झ, ट वर्ग में ठ और ढ। इस तरह अगर नीचे आते हैं तो त वर्ग में थ और ध, और प वर्ग में फ और भ। ये सभी क्या हैं? महाप्राण ध्वनियाँ हैं। इनको उच्चारण करने में प्राणवायु का प्रयोग अधिक होता है। इसके अलावा तीनों श और है, ये भी महाप्राण ध्वनि है। और उत्क्षिप्त व्यंजन दो होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। उनमें से ड़ का प्रयोग आप अल्प प्राण में, उसे याद कर लें। और महाप्राण में जो ढ होता है, कढ़ाई, उसमें जो ढ का प्रयोग होता है, ये आपका महाप्राण में आता है। याद करने का तरीका आप देख लेते हैं। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पे वर्णों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहले तो कंपन के आधार पे, दूसरा है उच्चारण के अनुसार व्यंजनों का भेद। तो सबसे पहले है कंपन के आधार पे अघोष और सघोष। अघोष के लिए आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि पहला और दूसरा, यानी कि एक और दो। एक और दो का अर्थ हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है वो अघोष होगा। सघोष 3, 4, 5, यानी कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवां वर्ण सघोष होगा। इस तरीके से आप इसको दिमाग में बिठा सकते हैं। यहाँ 25 वर्ड तो इसी में क्लियर हो जाएंगे अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लें। इसके अलावा जो अंतस्थ और ऊष्म बचते हैं उनको देख लेते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन आते हैं आपके सघोष के अंतर्गत। इसके साथ ह का भी प्रयोग होगा और सभी स्वर भी इसी के अंतर्गत आएंगे। अघोष में तीनों श आएंगे और अघोष की संख्या 13, सघोष की संख्या 31। इसके बाद उच्चारण के अनुसार व्यंजनों के भेद, तो अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में आपको नंबरिंग याद रखनी है 1, 3, 5, और महाप्राण में नंबर याद रखना है 2 और 4। यानी कि हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होगा और हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होगा। अगर आपको ये नंबरिंग याद है तो आप इसको एग्ज़ाम में आसानी से कर लेंगे। सिर्फ नंबरिंग याद करने से आप पूरे 25 वर्डों को आसानी से समझ जाएंगे एग्ज़ाम में अगर सामने आपके आए तो। इसके अतिरिक्त अब देखते हैं अल्प प्राण में इसके अतिरिक्त क्या आता है। य, र, ल, व और सभी स्वर, सभी मतलब अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व और सभी स्वर, कितने स्वर? 11 स्वर। और ड़, ये आपके अल्प प्राण में आते हैं। और प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण के बाद तीनों श, ह और ढ, ये आपके महाप्राण में आते हैं। याद करने का तरीका नीचे मैंने लिखा है। वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर अंतस्थ और द्विगुण, ये अल्प प्राण है। और वर्ग का दूसरा, चौथा अक्षर ऊष्म व्यंजन और द्विगुण, द्विगुण में कौन? ढ, ये महाप्राण है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक अब वर्ण विचार का जितना भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बनता है, चाहे वो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, यूपीपी, एसआई, एसएससी, रेलवे, यूपी टेट, सी टेट, सभी एग्ज़ाम के लिए, वो इन 2 वीडियोज़ में क्लियर हो चुके हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन।